हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने वाले हैं किसी एक चैप्टर को नहीं बल्कि पूरे मिड टर्म का जो सिलेबस है उसे, यानी कि इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे मिड टर्म सैंपल पेपर 2025-26 जो कि इशू किया है सीबीएसई ने हाल ही कुछ दिनों से पहले। तो आज के इस वीडियो में जितने भी चैप्टर्स मिड टर्म के सिलेबस में हैं उन सब से मिलाकर एक सैंपल पेपर बनाया है सीबीएसई ने, जिसे हम आज इस वीडियो में इस क्लास में सॉल्व करेंगे। हाँ, आपके लिए एक चीज़ रहेगी, ये जो सैंपल पेपर है ये वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम पेपर को और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि इस पेपर को सॉल्व करने का एक मोटिव हमारा ये भी रहेगा कि मेरे लिए नहीं लेकिन आपके लिए, आपके पास पूरे 3 आवर्स का टाइम होगा। आप उसे टाइम बाउंडेशन में टाइम लिमिट लेकर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आप कितना टाइम ले रहे हैं, क्योंकि कुछ इसी तरीके का जो एग्जाम है इसी टाइमिंग के साथ इसी तरह के क्वेश्चंस के आपका फाइनल भी होगा। फाइनल में भी सेम टाइमिंग रहेगी, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सैंपल पेपर इस बार, क्योंकि पहले मिड टर्म के लिए कोई स्पेशल सैंपल पेपर नहीं आता था, इस बार आया है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही रीड कर दूंगा, उसके बाद समझा भी दूंगा और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास यहाँ पर रहने वाले हैं एमसीक्यूज, 18 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और उसके बाद 2 क्वेश्चंस है असर्शन रीजन के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल is of length 6 centimeter, if one end of diameter is -4,0, the other end on x-axis is at, चलिए ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्या है, एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर लंबा है, यदि व्यास का एक सिरा -4,0 है तो x अक्ष पर दूसरा सिरा है। 4 ऑप्शंस है हमारे पास। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्या है, ये एक सर्कल है, ये रहा इसका डायमीटर, ये कोई सेंटर है। इस साइड में मान लेता हूं कि इसका जो एक हमारे पास व्यास का जो एक पॉइंट है वो क्या दे रखा है हमारे पास, -4,0, और दूसरा जो है ये भी किस पर है, एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर ही है। और ये पूरा जो डायमीटर है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ का जो निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करने हैं। हमारे पास डायमीटर व्यास गिवन है, एक पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए हुए हैं, दूसरे पॉइंट के दूसरे साइड के हमें ढूंढने हैं, फाइंड करने हैं। और कंडीशन क्या है, ये एक्स एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर है। तो एक बार आप अगर इसे देखें तो इसके जो पॉइंट है क्या है, -4,0। एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है यानी कि एक्स अक्ष पर है अगर कोई भी बिंदु, तो उसके जो कोऑर्डिनेट, उसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे, यहां पर कोई पॉइंट होगा आपका और ये आपका हमेशा 0 रहेगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट जो होता है ये 0 होता है। इसे हम हिंदी माध्यम में भुज कहते हैं और इसे कोटि कहते हैं, इंग्लिश में एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये भी एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि इसका वाई का जो कोऑर्डिनेट है, हमारा जो पॉइंट है वो 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये नंबर लाइन में बना देता हूं, ये नंबर लाइन है, ये है -4। तो मेरा सर्कल
या तो मेरा इधर साइड होगा दूसरा पॉइंट, या तो मेरा दूसरा पॉइंट यहां होगा, या मेरा दूसरा पॉइंट यहां होगा। नंबर लाइन है, मान लीजिए यहां 0 है, तो या तो मेरा ये पॉइंट एक तो -4,0 ये हो गया एक्स एक्सिस पर, तो सर्कल का दूसरा पॉइंट या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। अब ये क्या होगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 6, क्या दिया हुआ है 6। तो अगर मैं यहां से इधर 6 पॉइंट्स चलूं, -4 में राइट साइड जा रहा हूं, 6 प्लस कर दूंगा तो ये हो गया 2, यानी कि ये मेरा पॉइंट है 2,0। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो 6 माइनस करूंगा तो ये हो गया मेरा -10, यानी कि ये पॉइंट मेरा क्या है -10,0। अब आपके पास 2 पॉइंट है, देखिए कौन सा पॉइंट आपके ऑप्शन में है। जो पॉइंट आपके ऑप्शन में होगा वही करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। तो ये है मेरा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है 2,0। समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है मेरा, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है 11/24 और उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या है। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 11/24, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यह है 11/24। तो अब ना होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ना होने की प्रायिकता हमें फाइंड करनी है। तो जब मैंने आपको ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, अगर आपको किसी इवेंट के ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता फाइंड करनी है तो क्या करना है, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो। क्या कर दो, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आ जाएगी। हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो ना होने की क्या होगा 1 - 11/24, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, एलसीएम 24, यहाँ आ गया 24 - 11 = 13/24, ये रहा आंसर। किसी बच्चे को अगर शॉर्ट में करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ। एक ही इवेंट होना चाहिए, जैसे इस इवेंट के होने की प्रायिकता कितनी थी 11/24, तो 24 में से 11 माइनस करो बचे 13, ना होने की प्रोबेबिलिटी 13/24। इजी था, एमसीक्यू करने के लिए आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। होने की प्रोबेबिलिटी है 11/24, लेकिन ये एक ही केस में होगा जब सिर्फ एक ही चीज है जिसका होना या ना होना है। अगर 2-3 कलर की बॉल्स है या कुछ और है तब ये नहीं यूज हो सकता। यहाँ पर सिर्फ एक ही इवेंट था, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी, होने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी, तो ना होने की कैसे निकाली हमने, 11/24 है, 24 में से 11 माइनस कर दिया, आ गया 30, आंसर आ गया 13/24, और ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई है ना होने की। अब इसका देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा था, या फिर ऑप्शन आप खुद से भी देख सकते हो। ऑप्शन इसका डी करेक्ट था, ऑप्शन डी 13/24। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने एपी चैप्टर 5 अगर अच्छे से किया हो तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान से वो कर सकता है। क्या है, एक एपी है हमारे पास, ऐसे एक ये नंबर दिए हुए, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर ज्ञात करना है। कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a2 - a1, ये a1 है, ये a2 है। d फाइंड करने का, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला a2 - a1, तो क्या होगा, a2 क्या है मेरा -1, माइनस करूंगा, a1 भी है -1, तो मैं अगर -1 में से -1 कर दूं
वैसे तो ये 0 आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, ये माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी 0, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, बिंदु -4, -4 और -2, 4 से सम दूरस्थ बिंदु एक्स वाई के लिए एक्स और वाई के मध्य संबंध। ठीक है जी। द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। एक एक्स वाई पॉइंट है जो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है, तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। तो यहां हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, किसमें, इसमें और इसमें, और दोनों क्या है, बराबर है। तो पहले मैं अगर इसमें लगाऊं तो ये हो गया मेरा x -4 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है वो इससे भी इक्वल है, तो राइट साइड में इसके साथ फॉर्मूला लगा दे। ये हो जाएगा x -2 स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर रूट। ठीक है, दोनों तरफ देखो रूट है, काट सकता हूं मैं, स्क्वायरिंग करूं तब भी कट जाएगा। तो मेरे पास बच गया x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग a प्लस बी जहाँ जहाँ लगेगा और ये माइनस बी यहाँ लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सबको एक तरफ ले लो। यहाँ x है, ये 16 एंड 16 32 हो गया, 16 16 32 हो गया, बाकी की 4 टर्म ऐसे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस 20। ठीक है, अब सारी की सारी टर्म्स का क्या करें, लेफ्ट साइड ले आए, सबके साइन बदलेंगे। चलिए अब कैंसिल करिए जो जो हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का खत्म हो गया। यहाँ 8x है, एट एक्स माइनस 4x, ये हो गया जी 4x, 8x प्लस 8x, ये हो गया जी 16y, 8y प्लस 8y सॉरी, और ये प्लस का 32 माइनस का 20, ये बच गया 12। 4 कॉमन करें तो यहाँ बच जाएगा, ठीक है, ये 4 इधर आके 0 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। क्या बन गया मेरे पास इक्वेशन, x प्लस 4y प्लस 3, या तो ये हो गया आंसर, या तो ये हो गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, आप इसे थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ऑप्शन डी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है।
तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, जो अगेन हमारा चैप्टर 5 एपी। इन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आसान है, लेकिन कोशिश करनी है कि आपकी कैलकुलेशन तेज हो और जल्दी से करना है, क्योंकि एमसीक्यूज है तो आपको सॉल्व वहाँ पर तो नहीं करना है, लेकिन आपको रफ शीट में जल्दी से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द टर्म इक्वल टू 0 फॉर AP 27, 24, 21 इज समांतर श्रेणी 27, 24, 21 का शून्य के बराबर पद। चलिए समझा देता हूँ। एक तो पहले हमारे पास एक AP दी हुआ है जिसमें 27, 24, 21 ऐसे ये चल रहा है। तो हमें ये पूछा गया है कि जो 0 है इसमें 0 कितने नंबर्स पर आएगा, किस स्थान पर 0 आएगा, किस स्थान पर आएगा, प्लेस हमें बतानी है। अगर प्लेस बतानी है तो हमें क्या फाइंड करना है, n। क्या फाइंड करना है हमें, स्थान, किस जगह पे कितने नंबर पे वो आएगा 0, तो हमें क्या फाइंड करना है, n। देखिए ये मेरा a होता है, ये A2 है, d निकालना है तो A2 माइनस A1 करूंगा, a को ही A1 कहते हैं। तो ये हो गया 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3। an का फॉर्मूला होता है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो लास्ट टर्म होगी जो मुझे चाहिए क्या है, 0, तो 0 है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है n कि ये कौन सा पद है जब यहाँ पर 0 आ जाएगा, और d की वैल्यू है -3। तो ये 27 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। ये 27, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये -3 इधर आके प्लस कर देंगे, गलती हो जाती है उनसे, ध्यान रखना है सही। ये d हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जब भी इधर आएगा डिवाइड होगा। ये 3 के टेबल में 9 पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n की वैल्यू -1 इधर आके क्या हो गया, +1। ऑप्शन 10, देखिए किस ऑप्शन में है 10, ये है मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 10 करेक्ट। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 536, 7वां क्वेश्चन, 536 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये तो बहुत ही आसान है, ये आप कर भी लेंगे। इवन नंबर है 2 से, सम संख्या 2 से भाग करेंगे, 2 बच गया, 6 बच गया, 8, फिर 2 से 1, 3, 4, फिर 2 से 6, 7। अब 67 देखिए, क्या 67 किसी के टेबल में आता है? चलिए एक क्वेश्चन और गलत है हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्वेश्चन नंबर 7 का 536 का, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 67, 2 गुणे 2 गुणे 2 67, और ये मेरे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि आपका यहाँ पर भी आंसर जो है वो मिस प्रिंटिंग है। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 7 आंसर रॉन्ग प्रिंटेड, आंसर जो है वो रॉन्ग प्रिंटेड है। मैं आपको बताऊं अगर इस क्वेश्चन में क्या था, आंसर डी जो है वो करेक्ट होना चाहिए था, वहां उन्होंने 13 की जगह 67 होना चाहिए। हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी जो है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में यहाँ 13 इन्होंने जो दे रखा है ना, तो 13 की जगह वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ क्या होना चाहिए था 67। ये सैंपल पेपर में ही हो रहा है, फाइनल पेपर में ऐसी कोई मिसप्रिंटिंग नहीं होगी, ऐसी कोई गलती नहीं होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न हम करेंगे। वो क्या है हमारे पास, इफ XYZ सिमिलर है CBA के और XZ CA है 2, 3,
तो x और c से उनकी सम्मुख भुजाएं पर खींचे गए संगत शीर्ष लंबों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम x एंड c टू देयर ऑपोजिट साइड। डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार, आपको थोड़ा इजी समझ हो जाएगा। x y z c b a। एक चीज आपको ध्यान देना होगा, x और c सेम लोकेशन पे होंगे, ऊपर है। y और b सेम लोकेशन पर होंगे, लेफ्ट में है। z और a सेम लोकेशन पे होंगे, राइट पे। तब आप इसको ठीक कर पाएंगे। अब मेरे पास xz और c है। xz ये 2 है और ये 3 है। साथ ही साथ क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स फ्रॉम द x एंड c। ये x से यहाँ और c से यहाँ। अब मान लीजिए यहाँ m और ये n, तो मुझे क्या बताना है, xm और cn का रेशियो हमें बताना है। xm और cn का जो रेशियो है हमें ये बताना है। तो ये क्या होगा, ये होगा बिल्कुल सेम जो साइड्स का रेशियो है, 2/3। क्या होगा, 2/3, क्योंकि अगर दो ट्राइएंगल्स जो है सिमिलर हो तो उसकी साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होता है, वो सेम होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, the probability that the card will not be a face card। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस बात की प्रायिकता क्या है कि वह पत्ता फेस कार्ड नहीं है। जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर बताया था तो मैंने क्या बताया था कि किसी भी ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड होते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, फेस कार्ड नहीं है, किसकी, नॉट फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी जो है फेस पत्ता, ठीक है। क्वेश्चन में फेस ही लिखा है इसीलिए मैं भी फेस लिखता, ना हो की प्रोबेबिलिटी। तो बताइए कितने कार्ड्स ऐसे हैं जो फेस नहीं है। 52 में से 12 माइनस कर दो, 40 टोटल कितने हैं मेरे पास, 52। तो प्रोबेबिलिटी डिवाइड कर दो इसको, 4 के टेबल से कटेगा 10, 13। प्रोबेबिलिटी आ गई 10/13। प्रायिकता कितनी आ गई, 10/13। ऑप्शन मेरा सी, ऑप्शन सी 10/13। उसके बाद P का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण 6y माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस py इज इक्वल टू -4 के कई हल हैं। कई हल क्या है, मैनी सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। इन इक्वेशंस में मुझे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, मैनी सॉल्यूशंस हो, ज़्यादा सॉल्यूशन हो। ज़्यादा सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होती है, ज़्यादा सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आइए करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो c1 और c2 होगा, या तो दोनों ये 0 के राइट में होने चाहिए या तो लेफ्ट में होने चाहिए। मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय बताया था कि बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। देखिए यहाँ पर उसने दे दिया है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को सेम साइड रख लेता हूँ। तो ये -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब कीजिए a1/a2 6/2, b1/b2 -3/p और ये 12/4। आप क्या कीजिए, किसी भी एक को यूज कर लो p की वैल्यू निकालने के लिए। तो 6/2 इज इक्वल टू -3/p, क्रॉस मल्टीप्लाई, p ऊपर आ गया, ये इधर -3, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और 6 ये नीचे आ गया। 3 2 जा 6, आंसर -1। तो p की वैल्यू क्या होगी,
-1। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन -1 किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड एक्स कम्युनिकेशन से एक स्वर चुनने की प्रायिकता। रेज करता हूं इसे। एक वर्ड लिखा हुआ है एक्स कम्युनिकेशन, इसमें से आपको स्वर, स्वर यानी कि वोवल लेना है, वोवल की प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्स कम्युनिकेशन। चलिए वोवल गिने, वोवल कितने हैं, स्वर गिनिए यहाँ कितने हैं स्वर, ई ओ यू आई ए आई ओ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 प्रोबेबिलिटी 7/15, 7/15 किसकी थी, वोवल की। ऑप्शन 7/15 डी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइंट्स, मिड पॉइंट निकालना है किसका, 6, -3 -14, -11। मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे आसान, x1 y1 x2 y2। क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन में 2, 6 + -14 अपॉन 2, प्लस माइनस माइनस 6 - 14 माइनस का 8 -4, x की वैल्यू, y के लिए y1 + y2/2 कितना हो गया, -3 + 11/2, 8/4। आंसर x, y -4, 4। देखिए ऑप्शन कौन सा है, -4, 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। BAC DEF क्या है, समरूप, सिमिलर। ट्रायंगल बना देता हूं एक बार फिर से, BAC DEF, BAC DEF। चलिए क्या गिवन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, A 45 है, A 45 है, D 45 है, क्या 55, सॉरी D is 55, 55। क्या फाइंड करना है हमें, वैल्यू ऑफ E। तो देखिए A की जगह पर E है, सेम होंगे 45 45, 45 डिग्री, बिल्कुल ही आसान था। ऑप्शन ए, 13 का ऑप्शन ए। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें ई की बजाय इन्हें एंगल सी या फिर एंगल एफ पूछना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 14। A survey is standing at a distance of 40 meters from the base of the tower BC. To find the height of the tower, he measures angle A as tan A is 3/4. The height of the tower is, चलिए हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक मीनार है BC के आधार से 40 मीटर दूर खड़ा है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए वह एंगल A नापता है। ये एक मीनार है, कितनी दूरी पर है ये, 40 मीटर पर। ये BC है, इसकी हाइट है, ये है एंगल है। तो जब वो एंगल फाइंड करता है तो ये क्या है,
tan a कितना है 3/4, tan a कितना है 3/4। तो मैं अगर ये BC है, tan मेरा कितना होता है, tan होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो tan मेरा क्या होगा, tan होता है P/B। नहीं अगर किसी को ये याद होगा तो आप देख सकते हैं, फॉर्मूला मैंने पहले एक बार करवाया हुआ। तो tan होता है P/B, P/B 3/4, P/B, P मेरा है BC और B बेस है मेरा AC, AC कितना है 40 और ये किसके इक्वल है 3/4 के। BC की वैल्यू निकाल लो, 3/4, 40 इधर आके मल्टीप्लाई, 4 से कट गया 10, BC आ गया मेरा 30। ऑप्शन देखिए कौन सा है 30, C, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P -2 बिंदु D और C को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है। P जो करता है किसमें, किसको किसको, D है एक मेरा -4,3, C मेरा है 2,-4। तो इसके मुझे रेशो फाइंड करना है, रेशो भी फाइंड करना है और इसमें मुझे रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, रेशो फाइंड करने का फॉर्मूला है, मैं यहाँ मेरे पास y की वैल्यू है तो मैं y में यूज कर लूँगा। y होता है y2 k और k+1, यह फॉर्मूला होता है अगर हमें अनुपात निकालना है। अगर हमें m1 और m2 निकालना है तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है। y की वैल्यू है -2, y2 है मेरा -4 k, y1 है मेरा 3 k+1, k+1 इधर आके -2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, -2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, k इधर ले आई है, k वाली टर्म से एक साइड कर ली, -2 इधर आके प्लस का, माइनस का 4 है इधर आके प्लस का, माइनस प्लस माइनस 4 -2 2 k और इधर है 5, k आ गया मेरा 5/2। तो आंसर है 5:2। ये जो k होता है यही आपका रेशो होता है, 5/2, 5/2, 5/2। तो आंसर ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि k मेरा 5/2 है तो आंसर मेरा 5:2 हो गया। मान लो कभी आपका आंसर जो आ जाए k आ गया 3, तो यहाँ आपका होगा क्या होगा रेशो 3:1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 coins are tossed simultaneously, the probability of getting all head is। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें किसकी, तीनों हेड एक साथ आ जाए। तो मैंने जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर कराया था आपको बताया था कि अगर 3 कॉइन्स हम टॉस करते हैं तो कैसे, उसके लिए हमें टोटल जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल जो आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकती है। तो अगर 3 सिक्के हैं तो वो या तो तीनों बार ही हेड आ जाए, टोटल होते हैं 8, तो टोटल 8। हेड कितनी, तीनों बार हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कि किसी 3 सिक्कों को अगर उछाले तो तीनों में हेड आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/8, 1/8। क्योंकि टोटल कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज आएंगी, वो आएंगी 8, जिसमें से एक ही हमें चाहिए। तो हमारा आंसर 1/8। और ऑप्शन कौन सा 1/8 है देख लीजिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज 1/8। नाउ क्वेश्चन 17। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ा सा
फास्ट फास्ट करवा दूँ, आपको भी हैबिट रहेगी। हाँ, समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देख ले। ना समझ में आए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। सेवनटीन 17 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा 1/3, तो क्या ज्ञात करना है हमें, 4 सेकेंड थीटा। चलिए कर लेते हैं। साइन थीटा होता है P/H, लंब बटे कर्ण। सेक होता है हमारा, सेकेंड थीटा होता है हमारा H/B, कर्ण बटे आधार। तो हमें 4 सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। B यानी कि बेस चाहिए, आधार चाहिए। साइन मेरा होता है P/H, P1 है, H3 है। बेस निकाल लो पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस में क्या करना है, ये H है, ये P है, तो क्या होता है H² = P² + B², और B की वैल्यू होगी H² - P²। कैसे होगी, तो P² इधर आके माइनस हो जाएगा, और B के ऊपर जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो इधर आके रूट हो जाएगा। H की वैल्यू है 3, P की वैल्यू है 1, तो ये हो गया 9 - 1 √8, B की वैल्यू √8। तो 4 सेक थीटा, 4 × सेक थीटा, तो 4 सेक थीटा मेरा क्या होगा, H/B। H मेरा है 3, B मेरा कितना आ गया, √8। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया मेरे पास 2 3/√2। इसको मैं फिर से काट सकता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, कैसे काट सकता हूँ, ये जो 2 होगा ना, ये जो 2 मेरे पास बचा है, ये होगा √2 × √2, तो ये कट गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 3√2। अब मेरे पास ऑप्शन में देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो मेरे पास ऑप्शन में ये हो सकता है, क्या हो सकता है 6/√2, या तो ये भी हो सकता है 3√2। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। (3√2) ऑप्शन सी, ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग of prime number on throwing a 2 die together। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अभाज्य संख्याओं का युग्म प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है भाई। चलिए, दो पासे एक साथ फेंकने, दो पासे लूडो के 2 डाई दोनों एक साथ फेंकने हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर मतलब या तो दोनों पे 2 हो, या फिर दोनों पे 3 हो, या फिर दोनों पे 5 हो। तो दोनों पे 2 कब होगा, 2 2, 3 होगा 3 3, और ये क्या हो जाएगा 5 5। दोनों पर प्राइम नंबर हो तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो 2 2, या तो 3 3, या तो 5 5, या फिर 2 3 2 5 3 2 3 5 5 3 और 5 2, ये भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि दोनों डाई पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी है, 5 भी है, तो 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है। इसी तरह 3 3 3 2 3 5 आ सकता है। इसी तरह दोनों डाई पे 5 5, या तो 5 3, या तो 5 2 आए, तो टोटल कितने हो गए 9, और ये तो 9 जो हमें चाहिए, टोटल कितने हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितनी आ गई 1/4। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, ये तो थे हमारे MCQs बेस्ड क्वेश्चंस
बहुविकल्पीय प्रश्न 18 एक एक नंबर का, और हमने कर लिए ये। लगभग आधा घंटा हमने लगाया, इससे भी फास्ट हमें कोशिश करनी है कि करें। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अब अगली वीडियो में, क्योंकि ये जो बच्चों की एक क्वेरी थी कि सर इस सैंपल पेपर के एमसीक्यूज जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये थोड़े से मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहे, तो उसी के लिए मैंने आपके लिए खास ये वीडियो रिकॉर्ड की है। इस वीडियो को लाइव इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेट होने वाला था, तो ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड आज ही मिल जाएगी, और इसे देख के अपने आप सारे जो भी डाउट्स है आपकी जो दिखते हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। बाय बाय एंड टेक केयर।